कविता का परिवार मिडिल क्लास परिवार है। परिवार में माता पिता और भाई बहनों के साथ वो रहती है। कविता के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। कविता पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ साथ घर को चलाने का बोझ भी आ गया है। कविता ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माँ को कविता पर गर्व है। कविता ने इस दौरान कई रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ रिश्ते उनके रिश्तेदारों ने बताए थे, इसीलिए रिश्तेदार अब कविता से थोड़ा जलने लगे। कविता को एक लड़का रविंद्र कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को कविता अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। कविता को अब अपनी माँ और रिश्तेदारों का बहुत प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती, तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रविंद्र शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है, जिससे पीछे पड़ा था। शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। कविता को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। शादी के दूसरे दिन वो अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर रविंद्र कमरे में आ जाता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। कविता एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। कविता को अजीब लगता है, क्योंकि रविंद्र ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर कविता ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। रविंद्र उसकी ओर मुड़ता है। कविता उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? रविंद्र केवल गर्दन हिलाता है। कविता बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। रविंद्र अभी भी चुप रहता है। कविता फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रविंद्र की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। कविता घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। रविंद्र अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। कविता को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रविंद्र से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छुपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक रह जाते हैं
और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। कविता ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। कविता तलाक की अर्जी देती है। रविंद्र की माँ कविता के घर आती है। कविता की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। कविता उन्हें रोकती है और पूछती है, आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना। रविंद्र की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बातें सुन रही है। रविंद्र की माँ कहती है कि माँ अपने बेटे का भला ही चाहती है और उसके पिता भी नहीं हैं। वो कविता को पसंद करता है, इसीलिए वो कविता से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रविंद्र को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसीलिए वो खुश नहीं था। कविता, शायद तुम मुझे समझ पाओ। कविता अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे रविंद्र के ना बोलने से प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला और मुझे बर्दाश्त नहीं। वही तलाक में कुछ महीने का समय है। कविता अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है। कुछ दिनों बाद फिर रविंद्र उसे दिखाई देता है, दूर से ही बस। अब वो कविता को देखता है। कविता के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक कविता उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसीलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। कविता की बातें वो सुन रहा है। वो कविता को इशारों में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन कविता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वहीं रविंद्र खड़ा रहता है। कविता उसके पास जाकर कहती है, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। रविंद्र हाँ में गर्दन हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रविंद्र अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है और कविता उसको देख भी नहीं रही है। कविता के फ़ोन में मैसेज आता है। रविंद्र का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और झूठी बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। कविता का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया और वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखती है और उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और रविंद्र को बोलती है, चलो अब मेरा सामान तुम ही उठाकर ले जाओगे। रविंद्र उठकर कविता को गले लगा लेता है और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं।